एक और थीम, इन्वेस्टिंग थीम पे वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। और इंफ्रास्ट्रक्चर थीम जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं डिस्कशन में, उसी को कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। एक रिवीजन थीम क्या है बेसिकली, जब हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम उस स्टॉक के पीछे में जो थीम है, बिजनेस थीम है, उससे कन्विंस होए। बिकॉज अगर आप थीम से कन्विंस हो जाएंगे तो आप बड़ा पैसा उस स्टॉक के अंदर में या उस थीम में डाल पाएंगे। यही माइंडसेट से मैंने इतने साल काम किया मार्केट में। मैं मोमेंटम इन्वेस्टर हूँ, बट मैं प्रेफर करता हूँ उन स्टॉक्स में मोमेंटम इन्वेस्ट करूँ जिसमें थीम से मैं कन्विंस्ड हूँ। तो मैं रेगुलरली आपके लिए थीम्स पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक अलग प्लेलिस्ट है इसका, जिसका मैं लिंक आपको दे दूंगा। वो प्लेलिस्ट देखिएगा, आपको एक एक वीडियो से इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, इतना नॉलेज मिलेगा कि आप मुझे डेफिनेटली दुहाई देंगे। दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर थीम पे कंटिन्यूशन करते हैं और आज बात करते हैं पाइप्स के बारे में। पाइप्स पाइप्स जब हम सुनते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है? एक इमेज। हमारे माइंड में एक इमेज आता है कि हमारे घर में, बाथरूम में जो पाइप है, हमारे किचन के अंदर में जो सिंक है उसके अंदर में जो पाइप लगा हुआ है, हम जो रास्ते में देखते हैं पाइप लगी हुई है जो कि ड्रेनेज सिस्टम को क्लीन करती है। हम शायद कुछ और ऐसे पाइप इंफ्रास्ट्रक्चर देख नहीं पाते, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोनॉमी में। जैसे जो अंडर से जो पाइप गुजरती है, चाहे वो पानी की पाइप है, चाहे वो ऑप्टिकल फाइबर डाला हुआ पाइप है, चाहे वो तेल ट्रांसफ़र करने की पाइप है, चाहे गैस ट्रांसफ़र करने की पाइप है। पाइप बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कैटलिस्ट फॉर एनी अर्बनाइजेशन। तो और इंडिया, आप देखिए अभी जिस सिचुएशन में है जहाँ पे रूरल इकोनॉमी को हम धीरे धीरे अर्बनाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पाइप का बहुत बड़ा रोल है। तो आज हम लोग पाइप इंडस्ट्री पे बात करेंगे और क्यों ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जिस पे अगर हम ढूंढे ना तो मल्टीपैकर्स पे मिल सकते हैं। ऑल्दो हम कुछ स्पेसिफिक कंपनीज की बात करेंगे जो अच्छी हैं और लॉन्ग टर्म में जिनको होल्ड करने में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इनमें छोटी कंपनीज मल्टीपैकर भी आपको मिल सकती है अगर आप ठीक से इनको ढूंढे तो पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? तो जैसा कि मैंने कहा, ये इमेज में देखिए कि ऊपर में पूरी इकोनॉमी बैठी है, पूरी रूरल अर्बन इकोनॉमी बैठी है, नीचे में पाइप्स है और उसी पाइप से डिफरेंट डिफरेंट पाइप से आप ट्रांसफ़र करते हैं क्या? आप ऑयल एंड गैस ट्रांसफ़र करते हैं, आप पानी ट्रांसफ़र करते हैं। इनफैक्ट दुनिया का सबसे बड़ा पाइप इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सम अप करना चाहूँ तो दुनिया का सबसे बड़ा पाइप इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तेल और गैस ट्रांसफ़र करने में यूज़ होता है। तो ये पीपीटी एक्चुअली मैंने बनाई है, मेरी टीम ने मुझे हेल्प किया इसको बनाने के लिए और मैं ये पीपीटी आपको दे दूंगा ताकि आप डाउनलोड कर सकें। तो नीचे में लिंक रहेगा, तो एनीवन हु वांट्स टू लर्न इन इंग्लिश, ऐसा तो ट्रांसक्रिप्ट है प्लस ये पीपीटी में और एग्जॉस्टिवली हमने बातें बोल रखी है। बट मोटा मोटी जो ट्रांसफ़र ऑफ रॉ मटेरियल की बात करते हैं, स्पेशली तेल, नेचुरल गैस, रिफाइन ऑयल प्रोडक्ट्स, ये पाइप के थ्रू होता है। टोटल कॉस्ट, अगर मैं पाइप के थ्रू क्रूड ऑयल को ट्रांसफर, क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल, तो $5 के करीब इसका कॉस्ट आता है। यही अगर हम लोग ट्रेन ट्रांसपोर्ट, ट्रेन भी एक तरीके का, तो धीरे धीरे बंकर्स होते हैं, बड़े बड़े बंकर्स, वो बड़े बड़े बंकर्स ट्रेन के थ्रू भी ट्रांसफर होते हैं, उसका कॉस्ट आता है तकरीबन 10 से 15 US डॉलर पर बैरल। तो आप समझ सकते हैं कि पाइप इंफ्रा अगर प्रॉपर बैठा हो ना, तो जो लिक्विड चीज़ें होती है उनको ट्रांसफ़र करना इज सो कॉस्ट इफेक्टिव एंड रिलेटिवली मोर एफिशिएंट एज वेल। यूएस के अंदर में पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट जो है वो 70% पेट्रोलियम प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है, ट्रांसफर करता है। और कनाडा के अंदर में 97% जो नेचुरल गैस, बिकॉज कनाडा इज वेरी हाईली डिपेंडेंट ऑन नेचुरल गैस फॉर इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट, तो 97% ऑफ नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसफर होती है। इंडिया में वो ट्रेन और रेलवे को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो तकरीबन 50% उनके थ्रू होता है। आपको, आपने देखा होगा मालगाड़ियाँ होती है, मालगाड़ियाँ में जो बंकर्स है, जो तेल के बंकर्स है, वहाँ से तेल ट्रांसफ़र हो रहा है या पानी ट्रांसफ़र हो रहा है। तो 50% जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंडिया में ट्रेन से ट्रांसफ़र होता है और पाइपलाइन से केवल 30% है। तो आप समझ सकते हैं जैसे जैसे हम डेवलप्ड इकोनॉमी बनेंगे वैसे वैसे हमारा पाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटर होगा और हम और एफिशिएंट ट्रांसफ़र ऑफ लिक्विड रिसोर्सेज को कर पाएंगे। ग्लोबल पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी जोरों से एक्सलरेट हो रही है। इनफैक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन पाइपलाइन जो नीचे में कंस्ट्रक्ट हो रहा है, चाहे वो ईस्ट एशिया है, साउथ एशिया है, यूरोप है। मैं एक्चुअली ये रिपोर्ट का सोर्स भी आपको बताऊंगा ताकि
हम उनको क्रेडिट दे सकें जिन्होंने मुझे ये रिपोर्ट बनाने में हेल्प किया है। यूरोप है, यूरेशिया है, नॉर्थ अमेरिका है, ये सारे जो अंडर कंस्ट्रक्शन पाइपलाइंस हैं, तकरीबन 74,800 मतलब 75,000 करोड़ का टोटल पाइपलाइन ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और प्रपोज जो है वो ऑलमोस्ट डबल है, 1,34,000 करोड़। मतलब पूरे दुनिया भर के अंदर में ऐसा लग रहा है कि अच्छे से पाइपलाइन बिछ रही है ताकि जो ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज है वो और एफिशिएंटली हो जाए। जब हम लोग पाइप लाइन की बात करते हैं तो उसके बहुत सारे कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट है। पहला कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट, जो पाइप यूज होता है जो कि बेसिकली स्टील का बना हुआ होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट है ये पूरे पाइपलाइन प्रोजेक्ट को एस्टैब्लिश करने में। दूसरा कॉस्ट है लेबर, कि अल्टीमेटली पाइपलाइन बनाता कौन है, ये तो रोबोट नहीं बनाते, अभी तो आदमी ही चाहिए, जो काफ़ी लेबर इंटेंसिव काम है। तो खोदते हैं, पाइप बिछाते हैं, फिर उसमें सेटअप करते हैं, तो उसके लिए लेबर चाहिए। तीसरा मिसलेनियस, बहुत सारे मिसलेनियस मटेरियल्स यूज होते हैं, जैसे अब पाइप बैठ रहा है तो सीमेंट लगेगा, ईटा लगेगा इत्यादि, तो बहुत सारे मिसलेनियस कॉस्ट है। और लास्ट है राइट ऑफ वे। राइट ऑफ वे मतलब एक राइट आपको परचेज करनी पड़ती है रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट से कि मैं यहाँ से यहाँ जाना चाहता हूँ, तो हो सकता है ये मल्टीपल जुरिस्डिक्शंस में हो ये पूरा रास्ता। जैसे मुझे अगर दिल्ली से बम्बई पाइप बिछानी है तो ये तो एक स्टेट का जुरिस्डिक्शन है ना, मल्टीपल स्टेट का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो आपको राइट खरीदना पड़ता है कि मैं इस पाइपलाइन को बिछा सकूं। इंडिया का सिनेरियो ऐसा है कि देखिए, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है दुनिया का, चाइना और यूएस के बाद में। और नेचुरल गैस एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनर्जी है। इनफैक्ट इस पर कभी वीडियो बनाऊंगा कि क्यों नेचुरल गैस एक इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया हमारे लाइफ का, कि हम जो फॉसिल जो क्रूड ऑयल से जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उस पर डिपेंडेंसी हमको कम करना है, और नॉन फॉसिल जैसे नेचुरल गैस है, जैसे सोलर है, इन सब पे हमको ज़्यादा रिलायंट होना है। तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि नेचुरल गैस ओरिएंटेड एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस हो। तो अभी जो 7.6% है नेचुरल गैस का जो कंपोजिशन, वो धीरे धीरे गवर्नमेंट कहती है कि 20% हमको करना है 2030 तक। नेचुरल गैस का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो लार्जली पाइप्स है, बिकॉज नेचुरल गैस तो आपको पता है गैस है, लेकिन ट्रांसपोर्ट वो लिक्विडाइड फॉर्म में होती है, बट उसका ट्रांसपोर्टेशन, द बेस्ट एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन जो है उसका, वो पाइप के थ्रू होता है। अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तकरीबन 20,000 किलोमीटर का है, ये इंक्रीज 17,000 किलोमीटर से हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ 5 to 6 ईयर्स। तो ये देखिए इंडिया का मैप है जहां पर ये पूरा पाइप इंफ्रास्ट्रक्चर आपको यहाँ पर विजिबली दिखेगा। तो 17,000 किलोमीटर का पाइपलाइन ये बनने वाला है, ये प्लांट है। और हमारे घर पे भी गैस आती है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आजकल हर सिटी के अंदर में गैस पाइपलाइन बन रही है। तो पहले हम सिलेंडर्स, आज भी हम सिलेंडर्स वैसे मंगाते हैं, पर धीरे धीरे जैसे जैसे हम इकोनॉमी ग्रो करेंगे, जैसे हमारा पर कैपिटा इनकम ग्रो करेगा, वैसे वैसे अब बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस में क्या हो गया, वहाँ पर पाइप इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया कि डायरेक्टली आपके घर पे पाइप का मीटर लगा हुआ है और वहीं पर ही आप सीधा गैस कंज्यूम कर रहे हैं। तो कोई सिलेंडर का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक्चुअली इस इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर पिक्टोरियली बहुत प्यार से प्रेजेंट किया गया है। आप देखिए, नेचुरल गैस इंपोर्ट भी होता है, नेचुरल गैस प्रोड्यूस भी होता है, अपस्ट्रीम कंपनीज उनको प्रोड्यूस करती है, ये एलएनजी टर्मिनल में जाती है। एलएनजी मतलब लिक्विडाइड फॉर्म में जो नेचुरल गैस है, ये एलएनजी टर्मिनल में जाती है। फिर ट्रांसमिशन पाइपलाइंस के थ्रू ये मल्टीपल सिटीज़ के जो स्टेशन है वहाँ पर उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। और ये जो पाइपलाइन है, इसी की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि सबसे हाईली यूज्ड एस्पेक्ट ऑफ पाइप्स है। और देयर आर डेडिकेटेड पाइपलाइन, फिर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसीज के पास जाता है, एंड फाइनली वो एंड कस्टमर के पास में जाता है। तो ये पूरा इकोसिस्टम के अंदर में पाइप का बहुत बड़ा रोल है। दूसरा एस्पेक्ट, ये तो हो गया ऑयल एंड गैस। दूसरा रोल और दूसरा एप्लीकेशन ऑफ पाइप जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, वो है पानी। पानी कितना इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, और हर रीजन का अपना अपना डेंसिटी ऑफ वाटर है। कुछ रीजन में स्केसिटी बहुत हाई है, जैसे राजस्थान, गुजरात, ये सब एरिया में पानी की स्केसिटी बहुत है, तो वहाँ पर पानी जाता है। और कुछ स्टेट्स है जैसे नॉर्थ ईस्ट है, जैसे बंगाल है, वहाँ पर पानी रिलेटिवली अवेलेबल है, तो वहाँ से पानी ट्रांसफ़र होता है। तो ये पूरा जो ट्रांसफ़र है, ये गवर्नमेंट का एक स्कीम है जिसको कहते हैं नल से जल। वो चाहते हैं कि हर गांव में अब पानी पहुँचे, और जो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है एक हाउस होल्ड को, वहाँ तक कम से कम उनको एक कंफर्ट दिया जाए। तो इंडिया क्योंकि एक हाईली स्ट्रेस्ड नेशन है पानी के मामले में, तकरीबन 600 मिलियन इंडियंस, हमारे पास में पीने का पानी नहीं है,
और गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि 2030 तक 40% पॉपुलेशन को कवर और किया जाए और उनको पानी प्रोवाइड किया जाए। जल शक्ति मिनिस्ट्री एक सेपरेट बनी है जिसको मैंडेट दिया गया है कि 3.5 ट्रिलियन रुपए खर्चा करके आप ये पूरा प्लान 5.5 ट्रिलियन रुपए तक का प्लान आप बनाएंगे ताकि पानी ट्रांसफर हो। और पानी ट्रांसफर कैसे होता है? अल्टीमेटली पाइप से ट्रांसफर होता है ना। तो जल से नल से जल इफेक्ट से पाइप इंडस्ट्री के ऊपर में बहुत बड़ा डिमांड आने वाला है। 3 तरह के पाइप इस पे काम आते हैं। नंबर 1 HSAW, हेलिकल सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग पाइप। ये बड़ी बड़ी मोटे मोटे बड़े डायमीटर्स के पाइप होते हैं, बनते स्टील से ही है बट ये जनरली सबमर्ज होते हैं, मतलब रिवर के नीचे में होता है, वाटर बॉडीज के नीचे होता है, बिकॉज वहाँ पर प्रॉब्लम है रस्ट काई अलग तरीके का प्रॉब्लम है। तो ये जो ये पाइप्स होते हैं स्टील, इनके अंदर में कैपेबिलिटी होती है कि ये सालों साल तक अपने आप को मेंटेन कर पाती है। उसके बाद है डक्टाइल आयरन पाइप्स, जो कि ड्रिंकिंग वाटर डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द सिटी, जो कि ज़मीन के जस्ट नीचे में इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। और अगर आप रास्ते में देखोगे ना तो वो काले रंग के बड़े बड़े पाइप्स आपको जगह जगह नजर आएंगे, वो एक्चुअली डक्टाइल आयरन पाइप्स ही है जो कि स्टील से ही बनती है। और तीसरा कैटेगरी है HDPR PVC पाइप, जो कि प्लास्टिक है, पॉलीमर की पाइप से, जो लास्ट माइल के लिए यूज़ होती है। वो जनरली सिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उतना यूज़ नहीं होता है, घर में या लास्ट माइल रीजन के अंदर में उसको यूज़ किया जाता है। डक्टाइल आयरन पाइप्स, ये बहुत बड़ा डोमेन, बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो रही है। इनफैक्ट लास्ट 5 साल से जब से इस गवर्नमेंट का फोकस आया जल शक्ति के थ्रू, इस पे इतना डिमांड आ गया, इतनी कंपनीज है, उन्होंने इतना अच्छा काम किया इसके अंदर में। लग रहा है हम लोगों को कि ये एक कंटिन्यूड डिमांड ड्राइवर हो सकता है। अगर इंडिया यहाँ से $3 ट्रिलियन से 5 से 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनती है और इंफ्रास्ट्रक्चर आप बिलीव करते हैं कि इंडिया का अभी भी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, तो डक्टाइल आयरन, जो कि एक बहुत ही कॉमन फॉर्म ऑफ आयरन पाइप है, उसको यूज़ करके पानी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो, मैंने कुछ फैक्ट्स मेंशन किए हैं कि ये इंडस्ट्री पिछले कुछ सालों से 8 से 10% कैगर में ग्रोथ कर रही है। ये आने वाले कुछ सालों में बिकॉज ऑफ नल से जल ये तकरीबन 12 से 15% कैगर में ग्रो करेगी। और इस इंडस्ट्री का सबसे खास बात है कि इसके अंदर में अभी जो प्लेयर्स है उनका इतना स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस है, इतनी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है कि कोई भी नया प्लेयर को इसके अंदर में आके अपने आप को इस्टेब्लिश करने में काफ़ी एफर्ट लगेगा। तो देयर इज़ अ फेयर इनफ एंट्री बैरियर इन दिस काइंड ऑफ एन इंडस्ट्री। ये देखिए, मैंने कहा था ये पाइप इस तरह से लगती है, डक्टाइल आयरन पाइप। इसका यूजेस बहुत सिंपल है। इट्स अ मॉडर्न वाटर एंड वाटर वेस्ट सिस्टम विच इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग रॉ पोर्टेबल वाटर, सीवरेज, स्लरीज एंड प्रोसेस केमिकल्स। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पाइप होती है और इससे सादा पानी तो नहीं, बट ये जो कचरा हम लोग जो डालते हैं, जो शिट्स डालते हैं, वो सब भी इसी पाइप से ट्रांसफ़र होती है। तो इस पाइप का एडवांटेज यह है कि 75 साल इसकी मिनिमम लाइफ है। तो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में अगर आप 50, 60, 70, 80 साल के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं तो उसका ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छा होता है। इसका बायर तो ऑब्वियसली लार्जली गवर्नमेंट होगी, लोकल गवर्नमेंट, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ये लोग इसके बायर्स होते हैं। तो इंडिया का एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को देखें तो अभी तक इंडिया के पास तकरीबन 2.4 मिलियन TPA का कैपेसिटी है और इफेक्टिव कैपेसिटी एक्चुअली 1.9 है और 1 मिलियन टन जो है और इसके अंदर में कंस्ट्रक्ट हो रहा है। सबसे बड़े प्लेयर्स इस डोमेन में हैं जिंदल शॉ, जिंदल फैमिली की, और इलेक्ट्रो स्टील जो कि कलकत्ता की कंपनी है, जो काफ़ी साल से इस डोमेन पे काम कर रही है, एंड दे आर लीडर्स विद अ मार्केट शेयर ऑफ 58%। वेल्सपन कॉर्पोरेशन नया प्लेयर है मार्केट में जिसने नई फैक्ट्री की स्टैब्लिश की है। उसके अलावा टाटा मेटलिक, शिकलशिता और वेदांता, ये कंपनीज बड़ी रिलेटिवली छोटी है। इनफैक्ट इलेक्ट्रो स्टील ने शिकलशिता की फैक्ट्री भी ले ली थी। तो इलेक्ट्रो स्टील एक्चुअली में काफ़ी बड़ी है और बंगाल की कंपनी। जो जिंदल शॉ गुजरात में, देखिए यहाँ पर ये होगी कैपेसिटी, जिंदल शॉ इलेक्ट्रो स्टील, कास्टिंग, टाटा मेटलिक, ये सारी कंपनीज है जिनका एक अच्छा खासा प्रेजेंस है इस डोमेन के अंदर में। बट मोटा मोटी 4 बड़ी कंपनीज हैं और अगर अपने को इस थीम के ऊपर में प्ले करना है तो वो 4 कंपनीज के स्टॉक्स को ट्रैक करना है और जब भी इनके अंदर में मोमेंटम आए
अपने को इसमें इन्वेस्ट करना है। ये एक फ्रेमवर्क मैंने दिया है, ये आप बाद में देख लीजिएगा। ये बहुत अच्छा रिपोर्ट, एक्चुअली फिलिप कैपिटल का एक रिपोर्ट हमने पढ़ा था, बहुत ही प्यारा रिपोर्ट इन्होंने बनाया। हम क्रेडिट भी देंगे उनको कि आपने इतना प्यारा रिपोर्ट बनाया। उसी में से ही हमने ये निकाला कि किस किस पाइप कैटेगरी के अंदर में कौन कौन प्लेयर्स है और क्या उसका स्कोप है, वो सारा उस रिपोर्ट के अंदर में मेंशन है। मार्केट शेयर पे चलते हैं। तो मार्केट शेयर क्या है, जिंदल शॉ जैसे मार्केट लीडर है, उसके बाद वेल्सपन कॉर्प इमर्ज कर रहा है, फिर मैन इंडस्ट्रीज है और रत्नामनी है। इस तरह की कंपनीज हैं जो कि पाइप इंडस्ट्री के अंदर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और इंडिया का ERW पाइप कैपेसिटी अगर आप देखें, ERW पाइप कैपेसिटी मतलब जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंट पाइप कैपेसिटी, तो वो अगर देखें तो largely dominated by companies like Welspun Corporation, APL Apollo, then you have companies like रत्नामनी। ये मोटा मोटी एक अच्छा पिक्चर प्रेजेंट करता है कि किस किस कंपनीज का कितना बड़ा कैपेसिटी है इस डोमेन में। तो स्टॉक्स जो हमको देखने चाहिए इस डोमेन में वो है जिंदल शॉ, MSL, रत्नामनी और वेल्सपन कॉर्पोरेशन। ये 4 स्टॉक्स पे ध्यान रखिए। और भी स्टॉक्स है बट ये 4 रिलेटिवली ध्यान रखने लायक है। और ध्यान रख के क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा। फैक्टर्स टू बी बुलिश, वाटर का डिमांड, वाटर का ये प्रोजेक्ट कांस्टेंट चलता रहेगा, तो और जितना वाटर का स्केसिटी होगा उतना इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड और बढ़ेगी। और डिमांड का और बहुत आ रहा है फ्रॉम EU रीजन, फ्रॉम मीना रीजन। रिस्क इसमें यह है कि अगर तेल का दाम, गैस का दाम कम होता है तो जनरली ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर का वैल्यू कम हो जाता है, इनका यूटिलिटी वैल्यू कम हो जाता है, बिकॉज इनको भी फिर कम रेंट मिलती है। और दूसरा है कि क्योंकि सोशो इकोनॉमिक प्रेशर पे डिपेंडेंसी होती है, कई बार ऐसा होता है कि कोई अनरेस्ट हो गया, पाइप डैमेज हो गया, तो ये सब कुछ कुछ नेचुरल से रिस्क है इस इंडस्ट्री के अराउंड में। बट आई थिंक ओवरऑल द एडवांटेज ऑफ दिस इंडस्ट्री इज क्वाइट इंटैक्ट। सो जिंदल शॉ एक कंपनी है जिसके फंडामेंटल्स भी बहुत इंप्रेसिव है और ये इसके पास ऑर्डर बुक भी बहुत इंप्रेसिव है। इनफैक्ट जिंदल शॉ, ये चारों कंपनी जो हमने मेंशन किया ना, इनको क्यों मेंशन किया, बिकॉज इनका ऑर्डर बुक बहुत हेल्दी है, तो आने वाले 3-4 साल तक इनका बिजनेस का विजिबिलिटी क्लियरली दिख रहा है। तो जिंदल शॉ, महाराष्ट्र सीमलेस, रत्नामनी मेटल्स एंड ट्यूब्स एंड वेल्सपन कॉर्पोरेशन, तो ये 4 कंपनीज को अपने को देखना है। अब 4 कंपनी जो देखना है वो हम कैसे देखेंगे, बट सबसे पहले मैं थैंक यू बोलता हूँ फिलिप कैपिटल को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा रिपोर्ट बनाया और हमने काफ़ी इनपुट उस रिपोर्ट से लिया। अब चलते हैं कि हम इसको ट्रेड कैसे करेंगे। तो देखिए, याद है कि मैंने आपको एक वॉच लिस्ट बनाना सिखाया था इन्वेस्टमेंट थीम्स, और इसके अंदर में मैं स्टॉक्स डाल रखा हूँ इन्वेस्टमेंट थीम्स के, और हम वीकली चार्ट देख के डेली के हिसाब से ट्रेड करते हैं। तो ये EVMS थीम हमने बनाया था, फ्लोरिनेशन थीम बनाया था, इंफ्रास्ट्रक्चर थीम हमने बनाया, एंड अब हमने पाइप थीम के स्टॉक्स डाल दिए। अब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर थीम के अंदर में स्टॉक्स कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, और मार्केट भी गिरता है लेकिन उसके बाद भी ये स्टॉक्स कांस्टेंट स्ट्रॉन्ग है। तो जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है उनके अंदर में अपने को डटे रहना है, क्योंकि इनका थीम पे हम कन्विंस्ड है। पाइप्स के अंदर में देखते हैं कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिनको हम देख सकते हैं। तो वेल्सपन आज के रेट में स्ट्रॉन्ग स्टॉक नहीं है, तो मैं अवॉइड करूँगा। जिंदल शॉ इज अ स्ट्रॉन्ग स्टॉक। देखिए कितना अच्छा स्ट्रक्चर है स्टॉक का, यहाँ से रिवर्स किया है तो वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल। आई थिंक ये स्टॉक को डेफिनेटली हमको अपने बाइंग रडार में रखना चाहिए, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। दिस इज अ स्टॉक विच आई विल बाय व्हेन मार्केट करेक्ट्स एनी फर्दर। यहाँ से भी एक अच्छा रिवर्सल दे दिया है स्टॉक के अंदर ने। महाराष्ट्र सीमलेस, दिस इज ऑल्सो रिलेटिवली ओके स्टॉक, स्ट्रेंथ दिखा रहा है, मूविंग एवरेज के ऊपर है। मैं बाई करूंगा जब ये इस स्विंग हाई के ऊपर ट्रेड करेगा, तब तक इसका वीकली RSP 0 के ऊपर आ जाएगा। और रत्नामनी अभी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, नीचे गिर रहा है, थोड़ा रिवर्सल दे, अगर मुझे लगता है यहाँ से ये स्टॉक एक रिवर्सल की तरफ आ सकता है, बिकॉज यहाँ पर उसने एक बेस बनाया कई बार, तो यहाँ पे एक छोटा सा अटेम्प्ट मैं कर सकता हूँ, तो इसको भी मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ। तो ये मार्कर्स जो है मुझे उन स्टॉक्स को दिखाता है जिनमें रिलेटिव स्ट्रेंथ है और जिनमें थीम भी है, और मैं इनसे कन्विंस्ड हूँ, इसलिए मैं इनके अंदर में छोटा छोटा कैपिटल डाल के इन्वेस्ट करना चालू करूँगा। ऑलराइट दोस्तों, ये था एक और वीडियो इन्वेस्टमेंट थीम पे। आई होप यू लाइक्ड इट एंड आई होप यू विल शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। इस तरह से छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट थीम्स पे अपने कॉन्सेप्चुअल वीडियो बनाते रहेंगे, बेसिक सिंपल लैंग्वेज, सिंपल टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज पे, और इन सब स्टॉक्स को अपने ट्रैक करेंगे, और जब मौका मिलेगा
इनमें अपने पैसा डाल के अपना मोमेंटम इन्वेस्टिंग बास्केट को बनाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।